हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो विषय है ये है ऑन ऑफ सिचुएशन में क्या करें। अगर आपके प्रेम संबंध में या आपकी मैरिड लाइफ में ऑन ऑफ सिचुएशन लगातार बन रखी है, इस सिचुएशन से आप परेशान हैं, आपको क्या करना चाहिए, इसी विषय पर आज पूरी टैरो रीडिंग बेस्ड है। और आज की इस रीडिंग के लिए मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। तीनों पाइल्स के जो सिम्बॉलिक्स हैं आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। प्रेम की 3 देवियां आज की 3 पाइल्स की सिंबॉलिक्स रहेंगी। एफ्रोडिटी पाइल नंबर 1, हाथोर पाइल नंबर 2 और आइसिस पाइल नंबर 3। तो 3 प्रेम की देवियां आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शॉट की जा रही हैं। तीनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छी लगे, एक फीलिंग दे रही हो या एक कनेक्टिविटी सी महसूस हो रही हो, उन्हें ही अपनी पाइल के सिंबॉलिक मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। आज की जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग होने की वजह से ये 70 से 100% के बीच आपसे रेजोनेट कर सकती है, और टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको जब से देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने एफ्रोडाइटी को चूज़ किया था एज अ पाइल सिंबॉलिक, मेरे बगल में उनको लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एफ्रोडाइटी ग्रीक देवी हैं प्रेम की। एफ्रोडाइटी को प्यार की देवी के रूप में ग्रीक धर्म में, जो ग्रीक मतलब ग्रीस, आजकल का जो ग्रीस है वहाँ पर जो पुराना उनका रिलीजन था उसमें इनको प्रेम की देवी के रूप में पूजा जाता था। बड़ी इनकी मान्यता थी और इनकी कहानियाँ आज भी प्रचलित हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है, 5 ऑफ एयर। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है, पेशेंस। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है यह है 9 ऑफ वाटर। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है, एस ऑफ फायर। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज 2 ऑफ अर्थ। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। आज जिस टैरो डेक को मैं यूज़ कर रहा हूँ यह है गुड टैरो, इसका नाम है गुड टैरो। ये इसका बॉक्स है गुड टैरो। तो 5 कार्ड आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। पाइल नंबर 1, ऑन ऑफ सिचुएशन क्यों बन रखी है और इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले तो ये जाने कि इस रिलेशन में आप दोनों के बीच में एक ट्यूनिंग की मिसमैचिंग होने की वजह से ट्यूनिंग मिसमैच हो गई है। और ये मिसमैचिंग शुरू से है। एक्सपेक्टेशन आपकी और उसकी अलग अलग लेवल पर मूव कर रही थी और इस वजह से ट्यूनिंग का मिसमैचमेंट हुआ। इस मिसमैच सिचुएशन को हालांकि आपने काफ़ी हद तक अपनी साइड से मैनेज करने की कोशिश करी, लेकिन परिस्थितियां आपको सपोर्ट नहीं करी हैं और हर बार के आपके कोशिश और प्रभाव का फेलियर आपने देख लिया है इस पूरे मामले में। अगर जैसा कि मेरे पास कार्ड अपीयर हुआ है पेशेंस, लेकिन अब आप कहेंगे भाई हमने तो बहुत पेशेंस रखा, हमने तो बहुत धैर्य दिखाया। समस्या आपके धैर्य में नहीं, समस्या उसके धैर्य में थी। उनका अधैर्य रखना, उसका धैर्य ना रख पाना, उसका पेशेंस ना रख पाना इस रिलेशन में चीज़ों को उस लेवल पर अब नॉर्मल करता चला जा रहा है या चला गया जिस लेवल पर ये रिलेशन एक ऑन ऑफ सिचुएशन में आ गया। इस सिचुएशन को, आपके रिलेशन की जो सिचुएशन है, ये एक ऐसे पोजीशन पर प्रेजेंट टाइम में मुझे दिखती है जहाँ पर ये रिलेशन 50% इधर या उधर में चला जाएगा। यानी ये एकदम मध्य रेखा पर आ गया है, या तो इधर गिर जाए या तो उधर गिर जाए, लेकिन निगेटिव साइड में गिरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखती है। इस पूरे रिलेशन में आप दोनों को एक दूसरे के साथ अपनी ट्यूनिंग को मैच करना होगा। जैसा कि 2 ऑफ द अर्थ का कार्ड अपीयर हुआ है। 2 ऑफ द अर्थ का जो कार्ड है इसको कुछ टैरो डेक्स में
पेंटिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पर जो सिचुएशन अपीयर हुई है, इस सिचुएशन की वजह से, मतलब जैसा आपके रिलेशन में है, इसमें अगर दोनों के बीच में ट्यूनिंग को ठीक नहीं किया जाए तो इस रिलेशन को नहीं ठीक कर सकते। अब आप कहेंगे ये तो हमें पता है, लेकिन ट्यूनिंग को ठीक कैसे करें? सबसे पहला काम ये करना है कि इस रिलेशन में, देखिए ऑन ऑफ सिचुएशन में क्या करना चाहिए, यही आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि इस सिचुएशन में मोमेंट्स को लाइट करना है। मोमेंट्स जो हैवी हो जाते हैं, अक्सर ही हो जाते हैं, वो हैवी मोमेंट्स आपको और उसको दोनों को ही प्रभावित करते हैं। बुरी तरह से ईगो की क्लैशिंग हो जाती है और अकॉर्डिंगली चीज़ें नकारात्मक होती चली जाती हैं। तो सबसे पहला काम करना है, सिचुएशन को लाइटर मोड में रखना है। अगर आप सिचुएशन कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, पैनिक हो, न्यूट्रल हो, नॉर्मल हो, अब नॉर्मल हो, आप उसे लाइट कर देते हैं तो चीज़ें खराब होने से बच जाएंगी। कई बार हम सिचुएशंस में ना बोलकर चीज़ों को भारी कर देते हैं, कई बार ज़्यादा बोलकर भारी कर देते हैं, कई बार हम सामने वाले की बात में एग्री होते हैं, इसलिए सिचुएशन भारी हो जाती है। सामने वाला पर्सन कहता है कि हमारे रिश्ते में तो कभी चीज़ें ठीक हो ही नहीं सकती, और हम गुस्से में कहते हैं हाँ तुम सही हो, तो फिर हैवी हो जाएगा। आपको बस थोड़ा अपनी साइड से सिचुएशन को लाइट कर देना है। इस पूरे मामले में ध्यान रखिए, किसी भी तरह की कंप्लेन की वैल्यू नहीं थी, कोई वैल्यू तो हुई नहीं, आगे भी वैल्यू नहीं होगी। कोई भी कंप्लेन आपकी अपने पार्टनर से है, दूसरे लोगों की कंप्लेन जो आप अपने पार्टनर से करेंगे किसी भी तरह की, या आप अपनी कमियों की कंप्लेन कर दें कि मैं ही बुद्धू हूँ इस रिलेशन में, कोई भी कंप्लेन वैलिड नहीं है और यूजलेस है और उसका कोई रेलेवेंस नहीं आ रहा, तो उसे हटाना है। पेशेंस वाला मामला आपकी साइड से प्रॉब्लम नहीं कर रहा, लेकिन उसकी साइड से जो प्रॉब्लम कर रहा है, इस पर जब रिलेशन में ऑन चीज़ें हों, ऑन हो जाए रिलेशन और रिलेशन थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाए, तो उसको आपको थोड़ा सा इस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करना है कि जब हमारे बीच में चीज़ें अब की बार कुछ भी हो करके ख़राब हों, तो आप अपनी साइड से थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। मैं अपनी साइड से चीज़ें ठीक करूँगी या करूँगा। एक और चीज़ है, वो है कि आप इस रिलेशन में, जब रिलेशन ऑन सिचुएशन में होता है, तो बहुत ज़्यादा गहराई में इमोशनल हो जाते हैं या हो जाती हैं। इस डीप इमोशन का आपको कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है, और इस डीप इमोशन की वजह से कुछ ऐसे एक्शंस, रिएक्शंस, डिसीज़न आपके होते हैं जो रिलेशन में चीज़ों को एबनॉर्मल करते हैं। तो इसे भी थोड़ा सा ठीक करना है, तो थोड़ा सा कम इमोशनल होना है। अब अगली चीज़, आपके पार्टनर की गलती कहाँ है, कितनी है, कैसे है, क्यों है, कब कब है। एक तो पुराने वाले को याद मत रखिए। आप लड़की हैं या लड़का हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। रीडिंग आपके लिए है, आप इसे याद ना रखें। कई बार पुरुषों को भी बहुत पुरानी बातें याद रहती हैं, ऐसा नहीं है कि पुरुषों को नहीं याद रहती, तो इसे याद ना रखें। और अगर याद है तो इसे सामने वाले को गुस्से में ना बोलें कि पिछली बार, उसके पहले, इसके पहले, पृथ्वी बनने से पहले, सूरज बनने से पहले ऐसा वैसा वैसा हुआ था, ये लाइन नहीं बोलनी है, ठीक है। दूसरी चीज़, परसेप्शनल लाइंस को भी बोलना बंद कर दीजिए। अपनी साइड से बंद करिए, दूसरी साइड से ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अगर उधर से जारी है तो काउंटर मत करिए उस चीज़ को। कई बार क्या होता है, हम काउंटर पार्टिंग करने लगते हैं। काउंटर पार्टिंग मतलब जैसा उसने कहा वैसा हमने कहा। उसने कहा तुम कीचड़ में गिरोगे, हमने कहा तुम बड़े वाले कीचड़ में गिरोगे। तो ये नहीं करना। उसने कहा तुम कीचड़ में गिरोगे, बोलो ठीक हम देख लेंगे जब गिरेंगे, पहले गिरें तो सही। अभी तो गिरे नहीं हैं, अभी तुम घर में हैं, जब गिरेंगे तब देखेंगे, तब की तब देखी जाएगी। तो उसमें काउंटर आंसर नहीं करना है, ठीक है। उसको थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा ना, लाइट करना है, फनी करके लाइट कर दीजिए। अगला, आपके पार्टनर के बारे में फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं करना है कि हाँ हाँ पता है, देखेंगे तुम ये चीज़ें कैसे मैनेज करती हो, कैसे मैनेज करते हो। ज्ञान नहीं देना ये वाला। क्रोनोलॉजिकली फ्यूचर उसका नहीं डिफाइन करना है, ठीक है। फ्यूचर डिफाइन करने का काम मेरा है एज एस्ट्रोलॉजर, तो हम लोगों को करने दीजिए। आप मत बताइए कि तुम्हारी वजह से तो हमारे रिलेशन का फ्यूचर XYZ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो चीज़ निगेटिव इम्पैक्ट करती है। जब ये इतना आप मैनेज करते हैं तो आपके बीच में, आप करके देखिएगा, 3-4 महीने करिए, जैसा कहा, आपके बीच में
टू वे कम्युनिकेशन और सिचुएशन का मैनेजमेंट काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। जब ये एक बार इम्प्रूव हो तो इसमें थर्ड पार्टी एक्टिविटी नहीं लानी है। थर्ड पार्टी एक्टिविटी क्या होती है? जरूरी नहीं किसी का प्रेम संबंधी थर्ड पार्टी हो, आप दोनों के बीच में किसी भी तीसरे की चॉइस, एडवाइस और उसकी एक तरह से समझे तो सलाह। अब चॉइस क्या है कि भाई आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं या लव कपल हैं, आप किसी एक मामले पर चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, तीसरे की चॉइस पर नहीं जाइए, ठीक है। एक दूसरे के साथ थोड़ी कंपेटेबिलिटी बनाने की कोशिश करिए। तीसरा पर्सन जो डिसाइड करके आपको दे अपनी चॉइस, अपने डिसीजन से, उसी पर नहीं रहना है, क्योंकि तीसरे पर्सन की इंटरफेरेंस दिक्कत करेंगे। कोई भी हो, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनके एडवाइजेस भी नुकसानदेह हैं। जब वे आपको कहें कि अच्छा तुम्हें रिलेशन में ये ऐसे करना चाहिए, कई बार क्या होता है ऐसे लोग एडवाइस करने वाले अक्सर बायस होते हैं। मैक्सिमम देखा गया है 99% बायस हो जाते हैं। वे एक पक्ष के साथ सिंपैथेसाइज होकर दूसरे पक्ष की बात को समझ नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ को ऐसा करना है कि उनकी एडवाइस को नहीं मानना है और उनके इंटरफेरेंस को भी नहीं लेना है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा 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 है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में ये चीज़ें पता चली, तुम्हारी बीवी ऐसी है, तुम्हारा पति ऐसा है, ये वाली लाइंस को इग्नोर कर देना है, शू कर देना है कि मुझे नहीं सुनना। मेरी वाइफ कैसी है ये मैं देख लूँगा, खुद ऑब्जर्व कर लूँगा, खुद जब मेरे सामने प्रूफ होगा देन आई विल थिंक अबाउट इट, तब मैं इस पर सोचूंगा। तुम्हारा हस्बैंड तो फला के बारे में ऐसा बोल रहा था, वो ठीक है, उसकी प्रॉब्लम वो बोल रहा था, उसके लिए बोल रहा था, आपस में दोनों निपटे, मेरा कुछ लेना देना नहीं, बहसबाजी नहीं। इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो फिर रिलेशन आपका इंप्रूव हो जाएगा। आज की हमारी ओरेकल डेक है ओरेकल ऑफ द फेरी, ठीक है। तो फेरीज की मदद लेते हैं आज के इस लव रीडिंग के लिए। ये एक तरह की लव रीडिंग ही है। तो देखते हैं फेरीज आपके ऑन ऑफ सिचुएशन पर एडिशनली क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं और सजेशंस देती हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है मोटिवेशन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है फ्लोरिश। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। और फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है मैजिकल ब्लेसिंग्स। लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हो रहा है प्योर इंटेंशन। तो जैसा कि ये ओरेकल ऑफ द फेरीज कार्ड्स के जो नाम हैं, इनसे काफ़ी कुछ आपको आइडिया मिल गया होगा। जैसा कि मैं कह रहा था, चीज़ों को लाइटर करिए। फ्लोरिश का कार्ड है, कहता है कि फूल सा कर दीजिए हल्का और रिलेशन देखिए कैसे चलता है स्मूथली। फिर अगर आप इस रिलेशन में अपने आप को या सिचुएशंस को फूल सा हल्का कर देते हैं, फ्लावर हल्के होते हैं ना, प्यारे से होते हैं, तो अगर ये लाइटर मोड में ले आते हैं तो फिर आपके ड्रीम्स जो हैं, आपके जो सपने हैं इस रिलेशन को लेके, वे लगभग फुलफिल होने की कंडीशन में पहुंचेंगे। लेकिन अब ये फेरीज का कार्ड है, ये कहता है कि उस फ्लोरिश मोमेंट में पहुंचोगे कैसे। तो वहां पहुंचने के लिए आपको अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अगर ये आपने सोच लिया और आपने ये करना शुरू कर दिया तो आपके जीवन में, सराउंडिंग्स में, क्रोनोलॉजिकली आपके रिलेशन में एक ऐसे बदलाव आएंगे जो बदलाव एक्चुअली आपने नहीं किए। आपको लगेगा बस ये चीज़ें मिरेकली परिवर्तित हो रही हैं। मिरेकल मतलब चमत्कारिक ढंग से परिवर्तन हो रही हैं। और तब जैसे कि आपने एक बार ध्यान दिया होगा कि आपके रिलेशन में कई बार आप समझ ही नहीं पाते यार कि आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या हैं, ये चाहता क्या है, इसे चाहिए क्या, इस लड़की को ये पता ही नहीं चल पाता। जब आप इस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे तो उनकी जो एक्चुअल इंटेंशंस हैं वो ओपन हो जाएंगी। प्रॉब्लम कहाँ है? एक लॉक सिचुएशन है जहाँ कई बार उसका परसेप्शन, उसकी चाहत, उसकी चॉइस कंट्राडिक्ट कर रही होती है और वो कंट्राडिक्शन इस रिलेशन में चीज़ों को एबनॉर्मल करता है। तो इस चीज़ को मैनेज करिए और ये रिलेशन अकॉर्डिंगली सूटेबल हो जाएगा आप दोनों के लिए। आपके रिलेशन के बारे में रीडिंग हो गई है। अब एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। आपका जो रिलेशन है ये ऑटो क्लोज़र मोमेंटम में नहीं है। ऑटो क्लोज़र मोमेंटम होता है कि जैसे लव रिलेशन हो या मैरिड रिलेशन हो, कई बार एक ऑटो क्लोज़र मोमेंटम हमें दिख जाता है कि क्रोनोलॉजिकली ये तो ख़त्म होने जा रहा है, आप बचा ही नहीं पाओगे इसको,
तो वहाँ हम भी अगर पर्सनल रीडिंग में भी होते तो सजेस्ट करते हैं टॉक्सिक सिचुएशन या इस तरह की ऑन ऑफ सिचुएशन में कि मूव ऑन कर जाओ, ख़त्म करो अभी इसको, क्यों? क्योंकि दिख रहा है अभी ख़त्म हो ही जाएगा। तो कई बार डिवोर्स लेने की भी हम लोग सजेशन दे देते हैं, उसके रीज़न यही होते हैं। लेकिन आपका रिलेशन ऑटो क्लोजर मोमेंटम में नहीं है, मोड में नहीं है, तो चूंकि ये ऑटो क्लोजर मोड में नहीं है तो ये ऑन ऑफ सिचुएशन बड़ी लंबी चल सकती है, ठीक है, और बड़ा जोर लगाकर, ताकत लगाकर इसको तोड़ना पड़ेगा। तो उस तरह की कंडीशन ना आए, इसके लिए जो आपको अभी अकॉर्डिंग टू द टैरो गाइडेंस आई हैं उसको थोड़ा फॉलो करिए और अपनी लाइफ में मिरेकल होने दीजिए। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए ये रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने हाथोर को चूज़ किया था। प्रेम की देवी हाथोर की फोटोग्राफ मेरे बगल में लगा दी गई है। हाथोर इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन था वहाँ की देवी हैं और हाथोर को प्रेम की देवी के रूप में माना गया है। लेकिन ये हरफन मौला हैं, बड़ी चंचल स्वभाव हैं और चंचल स्वभाव के होने के कारण इन्हें कई बार थोड़ा सा चंचलता, प्रेम में जो चंचलता आ जाती है उसकी भी देवी माना जाता है। तो प्रेम में अपनापन, प्यार, गहराई, बलिदान, त्याग और चंचलता की देवी भी इनको माना गया है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है और साथ ही साथ में ये सम्मोहन की देवी भी हैं। ये हिप्नोटाइज कर लेती थी किसी को भी। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है स्टार। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है चैरियट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ एयर। फोर्थ पोजीशन पर 3 ऑफ फायर और आपके लिए है लास्ट कार्ड जो दिस वन इज 4 ऑफ फायर। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन में क्या करें, आज का हमारा ये विषय है। पहली चीज़ तो आपके लिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्चुनेटली आप एक ऐसे पार्टनर के साथ कनेक्टेड हैं जिसके साथ आपकी लाइफ में प्यार की कलियां खिल सकती हैं। लेकिन समस्या ये है कि प्यार की कलियां खिलने की बजाय या तो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है लाइफ में, या सिचुएशन ने एक थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर दिया है। परिस्थितियां एक थर्ड पार्टी बन गई हैं आपके रिलेशन में, जिन्होंने एक लव का ट्रायंगल बना दिया। आप हैं, वो हैं और परिस्थितियां हैं। कुछ एक मामले ऐसे भी यहाँ पर अपीयर हैं जो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन एग्जैक्टली बनी हुई है। और उस मामले में जहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन एग्जैक्टली बनी है, आपको एग्जैक्टली पता है, ऐसा नहीं कि आप अंधेरे में हैं। और जहाँ पर आपको डाउट है, ये उस वाले मामले से रिलेट नहीं कर रहा है। तो जहां आपको डाउट है उस डाउट के लिए 2 ऑफ अर्थ, उस डाउट के लिए आप मानकर चलें कि ये सिर्फ एक डाउट है और इसका अभी तक सच्चाई से लेना देना नहीं है। ठीक है, जहां पर सिर्फ डाउट है, क्लियरिटी नहीं है, वहां ये सिर्फ डाउट है, इसमें सच्चाई नहीं है। और जहां पर आपको मालूम है तो फिर मालूम तो है ही है, तो वो तो ठीक है। अच्छा चलिए अब इसको शुरू करते हैं। सिर्फ एक की पॉइंट है, एक चाबी है, उसे सही घुमा दें तो जो रास्ता खुलता है वो आगे के मार्ग को, जैसे समझिए इस चीज़ को थोड़ा सा, इसको ऐसा समझिए कि एक बड़ा सा किला है, उस किले के मेन डोर पर एक ताला बंद है। ठीक है, अब अंदर और कमरे हैं, बाकी के कमरों में ताले नहीं लगे हैं, सिर्फ मुख्य द्वार बंद है। अगर आप मुख्य द्वार को खोल दें तो बाकी के कमरों में एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मुख्य द्वार को ना खोल पाए तो आप अंदर नहीं जा सकते, पहली बात। दूसरी, अगर आपने गलत चाबी लगाई तो ताला तो खुलेगा नहीं, लेकिन गलत चाबी से इस वाले मामले में ताला खराब होने की सिचुएशन बन सकती है। पार्टनर आपको इस चीज़ के लिए हैरस कर दे कि आपने गलत चाबी कैसे लगा दी। आपका एक डिसीज़न, या इसको इस तरह भी समझ लें कि शुरुआती मार्ग अगर आपने सही ले लिया, पहली सड़क आप सही पकड़ गए,
तो आगे के गंतव्य पे जितने भी मोड़ आएंगे आपको सही मिल सकते हैं, लेकिन आपने शुरुआत में ही गलत एंगल ले लिया, तो फिर जाना था पूरब चले गए पश्चिम, गलत एंगल ले लिया। तो यहाँ है कि आपके शुरुआती डिसीजंस इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। मैं इम्पैक्ट बोलने वाला था, लेकिन यहाँ पर मेरे को तुरंत इसने इंडिकेशन दिया हिंदी में बोलो, प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रभाव है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जा रहा है, अफेक्ट भी कर रहा है और इफेक्ट भी कर रहा है, दोनों कर रहा है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा साधने की ज़रूरत है। अब चूंकि शुरुआती डिसीजन ले लिया गया था, इसलिए अब आने वाली चीज समय की या जो चल रही है उसकी जो क्रोनोलॉजिकल सिचुएशन चल रही है उसे रोकना है। रोकने के लिए क्या करना है? थम जाना है, रोक दीजिए चीज़ों को। आपने अपने पार्टनर के बारे में एक इनिशियल परसेप्शन बना लिया, रोक दीजिए उस परसेप्शन को, डिस्ट्रॉय कर दीजिए कि नहीं नहीं मैं मेरी सोच हटा रही हूँ, मेरी सोच को हटा रहा हूँ, मुझे फिर से इस पर्सन को ऑब्जर्व करना है और नई सोच डेवलप करनी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग डिसीजन को डिनाइल करके वापस से रीडिसाइड करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अब की बार जब रीडिसाइड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू द बॉडी लैंग्वेज डिसाइड करना है, पहले नहीं करना है। अगली चीज़, जहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है वहाँ पर आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि आप अपने पार्टनर की थोड़ी केयरिंग शुरू करिए, क्योंकि आपकी केयरलेसनेस की वजह से आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी अफेयर शुरू हुआ या वो उसमें फंस गई या फंस गया। यहाँ पर इस पूरे मामले से निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी अपीयर हुई है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपके पार्टनर का ट्रस्ट आप पर आ जाए। यहाँ जो दिखता है, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी सिचुएशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपके पार्टनर के जीवन में ये उतरा है, आ गया। यहाँ से आपका पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से मुक्त हो सकता है या हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए जो प्रेजेंट टाइम में नहीं है, आपको पता है नहीं है। उसे थोड़ा डेवलप करना है। कैसे डेवलप करेंगे? अपने पार्टनर के साथ में अपने ट्रस्ट को इनबिल्ट कैसे करेंगे या री इनबिल्ट कैसे करेंगे? उसके लिए आपको बस अपने आप को ग्रेस में रखना है। आप अपने ग्रेस में रहिए ना, अपने स्वाभिमान के साथ रहिए ना। लेकिन जब आप अपने स्वाभिमान के साथ रहते तो दूसरे के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ मत करिए, पहली चीज़। दूसरी, उन मामलों में जहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता है कि फला चीज़ मेरे पार्टनर को नापसंद है, एग्जैक्टली निशाना लगा के वही काम मत करिए। थोड़ा सा यहाँ मैनेज करने की ज़रूरत है। आपके एक्शंस को, आपके रिएक्शंस को और आपके टू वे कम्युनिकेशन को सिर्फ थोड़ा सा मैनेज कर ले। ये बिल्कुल उसी तरह का मैनेजमेंट है जैसे छोटे बच्चे आपस में लड़ जाते हैं। छोटे होते हैं ना, लड़ जाते हैं, थोड़ी देर के बाद देखिए तो वो फिर खेलने लगते हैं। उन्होंने अपनी सिचुएशन को रीमैनेज कर लिया, रीऑर्गेनाइज कर लिया। कैसे कर लिया? पास्ट को छोड़ दिया और प्रेजेंट में इन्वॉल्व हो गए। तो आपको अपने पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट में इन्वॉल्व होना है, क्योंकि पास्ट के डिसीजंस के बेसिस पर जो क्रोनोलॉजी चल रही थी या चल रही है वो तो दुख दे रही है, तो उसे छोड़ देना है। ईश्वर, स्टार्स यहाँ आपकी मदद कर रहे हैं और आने वाले समय में भी आपको मदद मिलेगी। आपके रिलेशन में चीज़ें और इम्प्रूव हों इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। आपको पॉजिटिवली अपने आप को इस रिलेशन में लेकर के आगे चलना, आगे बढ़ना है और अकॉर्डिंगली चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। इस रिलेशन में सिचुएशन को जितना खींचेंगे डोर उतनी छूटती जाएगी। आपने ये अब तक तो महसूस कर लिया होगा, तो अब खींचना बंद कर दीजिए। प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसमें नियम बदल जाते हैं, है ना। डोर को खींचिए, तुम हमारी ओर आना चाहिए। यहाँ डोर खींच रहे हैं तो छूट रही है डोर। नियम अलग है, इसीलिए कहा गया ना प्रेम धार तलवार। प्यार तलवार की धार जैसा है जिस पर चला नहीं जा सकता। ओरेकल ऑफ द फेरीज, ये हमारी आज की ओरेकल डेक है। देखते हैं फेरीज आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं एडिशनली। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है शाइन फ्रॉम विदिन, और आपके लिए यहाँ पहला कार्ड अपीयर हुआ था द स्टार। शाइन फ्रॉम विदिन और स्टार कुछ सिंक मिल रहा है आपको। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन जो अंदर से आती है। दूसरा कार्ड था चैरियट, तो ये भी सिंकिंग आ गई। कार्ड नंबर 3 आपके लिए बिलीव इन मैजिक, और यहाँ पर है 2 ऑफ एयर।
टू ऑफ एयर का जो कार्ड है ये दो लोगों के बीच घटने वाले घटनाक्रम के अकॉर्डिंग उनके बीच की बॉन्डिंग को दिखाता है। एक दो लोगों के बीच एक ऐसी सिचुएशन जहां दो लोग आपस में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो बिलीव इन मैजिक। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए ट्री विजडम, और यहां पर आया था थ्री ऑफ फायर। ट्री विजडम क्या है? देखिए, थ्री ऑफ फायर, ये थ्री ऑफ फायर का कार्ड है। इसी ने इंफॉर्मेशन दी कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसी स्थिति या आपके बीच में सिचुएशन थर्ड पार्टी बन गई। ट्री विजडम का कार्ड यहाँ पर जो इंडिकेशन देता है उसकी सिंपल, एकदम सिंपल मीनिंग है कि पेड़ या वृक्ष जो होते हैं उनकी बुद्धिमत्ता के अकॉर्डिंग चलो। वृक्षों की बुद्धिमत्ता क्या होती है? सिर्फ ग्रो हो जाना, और कुछ नहीं करते ना, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ ग्रो हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कोई हार्म नहीं, किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं, कोई नकारात्मकता नहीं, सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड। दिस इज ट्री विजडम। फिफ्थ नंबर पर आपके लिए मैजिकल ब्लेसिंग्स, और यहाँ पर कार्ड अपीयर हुआ है फोर ऑफ फायर। फोर ऑफ फायर का जो कार्ड अपीयर हुआ है ये बताता है, अगर इसे, आज की रीडिंग तो हमारी ऑन ऑफ की है, लेकिन अगर ये एक ऐसी रीडिंग में अपीयर हो जाए जहां सवाल हो कि क्या ये रिलेशन शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर फोर ऑफ फायर का कहता है हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ये तो होना ही है। दैट मीन्स कि चीज़ें आपके फेवर में पॉजिटिवली मुड़ी हैं, बस आपको उस पॉजिटिविटी को थोड़ा सा मैप करके मैनेज करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर गड़बड़ तो हो ही रही है ना। ऑन ऑफ सिचुएशन में चीज़ें ख़राब हैं। अब दो चार चीज़ों को समझे ठीक से। सबसे पहली चीज़, आप अपने आप में कितने अच्छे हैं, आपने अपने आप को कितना बेटरली जज किया है, ये सामने वाले को बताना नहीं है। सामने वाले पर्सन के ईगो को हर्ट नहीं करना है, उसे ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और तुम सबसे पापी निकम्मी या निकम्मे हो, ये नहीं कहना है। आपको अपने पार्टनर के साथ एक ट्यूनिंग को बनाने की कोशिश करनी है जहां आप उसे मोटिवेट करें कुछ उसके इंटरनल मामलों के लिए जो आपको शायद नहीं पसंद, थोड़ा सा मोटिवेट कर दें। कभी कभी किसी किसी पर्सन को निगेटिव एस्पेक्ट में भी मोटिवेट करने का बेनिफिट मिल जाता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट में करने का तो मिलता ही है, लेकिन इसे थोड़ी चालबाजी कहते हैं और वो करने की ज़रूरत है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके मोटिवेशन के वो वर्ड्स जो पॉजिटिव सेंस में हो या निगेटिव सेंस में हो, मोटिवेट कर ही देंगे, कर ही देंगे, ठीक है। जैसे कोई बहुत जिद्दी इंसान हो, अब एक जिद्दी इंसान को कैसे मोटिवेट करें, बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू है। उस पर्सन से पूछिए कि तुम्हें, सब कहते तुम बहुत जिद्दी इंसान हो, क्या तुम्हें सचमुच लगता है तुम जिद्दी हो? बोलेगा नहीं, मैं तो जिद्दी नहीं हूँ। उसको बोलो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जिद्दी होने में प्रॉब्लम क्या है भाई? ये तो अच्छी बात है। अब आपने उसके नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव करना शुरू कर दिया। अब वो पूछेगा कैसे जिद्दी होना पॉजिटिव है? बोलो देखो, अगर तुमने जिद को सही यूज़ किया, अगर तुम एक स्टूडेंट हो और तुमने जिद करी कि मुझे 95% गेन करना है, तो जिद के साथ तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सफलता 95% पर जाकर गिरेगी। आप एक इडियट या एक इडियोटिक पर्सन अगर कोई सड़क पर है, उसे आप रास्ता समझाने की कोशिश करें तो उसे जल्दी समझ में आ जाएगा। उसको बोलिए सामने जाओ, गोल चक्कर से इधर, टी पॉइंट से उधर, और पहुंच गए। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति है, बड़ा समझदार इंसान, उसे बताएंगे तो वो समझने में गड़बड़ कर देगा। उसे बोला सामने जाओ, गोल चक्कर से राइट मुड़ना, तो पूछेगा पहला गोल चक्कर, दूसरा कि तीसरा वाला? उसने ज़्यादा दिमाग लगाया, क्योंकि उसको पता है इस रास्ते पे कई गोल चक्कर हो सकते हैं। आपने कहा नहीं, पहला वाला। राइट मुड़ने के बाद टी पॉइंट से लेफ्ट ले लेना। अब वो पहले गोल चक्कर के पास पहुंच करके पहले तो सामने देखेगा कि टी पॉइंट है कि नहीं, हो सकता है उसे ना दिखे तो सोचे दूसरा वाला होगा। वो अपना दिमाग भी साथ साथ लगा रहा है, वो भटक सकता है, उसके भटकने का खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है। इसी वजह से कहते हैं कि जिसके बारे में कई बार कई लोगों ने कहा है, जिसको जीसस ने भी कहा है कि मेरे पिता के दरबार में सिर्फ वही लोग पहुंचेंगे जो बच्चों जैसे हैं, मासूम, अपना दिमाग नहीं लगा रहे। उनको बोला ये करो, ये कर रहे हैं, ईश्वर का नाम भजन करो, कर रहे हैं, बस बात खत्म, पहुंच जाओगे। अपनी प्रेयर्स पर कंटिन्यू रहो, आप पहुंच जाओगे। लेकिन जो ज़्यादा बुद्धिमान है वो सवाल उठाएगा, इसीलिए बहुत अक्लमंद लोग एथेइस्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना,
सोशल मीडिया पर भी आता है, लोग अपने को एथेइस्ट लिखे होते हैं ट्विटर वगैरह पर। वो बड़े बुद्धिजीवी टाइप के लोग हैं, उनके पास दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। अब वो ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग भार बन गया है और उस भार के नीचे वो खुद दब गए, उनको यही नहीं पता होता, वो ना इधर में है ना उधर में है। तो यहाँ आपके लिए है कि आप अपने पार्टनर के साथ में जब उसको इंस्पिरेशन दे रहे हों पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो पहले तो आप अपने इंस्पिरेशनल वर्ड्स पर बिलीव करें, तभी वो इंस्पिरेशनल वर्ड्स मैजिक का काम करेंगे। एक बार जब आपने इंस्पायर कर दिया तो बस अपने पार्टनर को ग्रो होने देना है, या अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशन को ग्रो होने देना है। फिर उसमें हीला हवाली नहीं करना, दाएं बाएं नहीं जाना। पति पत्नी का संबंध क्या चाहिए इस चीज़ में, दोनों साथ साथ रहें, सुकून से रहें, एक दूसरे की केयर करें, शादी के बाद बच्चे बच्चे करें, बस इतना ही तो चाहिए, और कुछ चाहिए। लेकिन इसमें लोग दिमाग ज़्यादा लगाते हैं कई बार। अब अलग अलग एस्पेक्ट हैं, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एस्पेक्ट पे अगर ब्रेन लगाएंगे तो रिलेशन में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। ऐसे ही प्रेम संबंधों में भी है, जो अनमैरिड कपल के हैं, तो चीज़ों को एक सीधी रेखा में अगर ग्रो करने दे तो वो सही ग्रो हो जाता है। और यहाँ पर अगर आपने ऐसा कर दिया तो एक ईश्वर की कृपा ऐसी आप दोनों के ऊपर उतरेगी जो आप दोनों के रिलेशन में ऑफ सिचुएशन को ख़त्म करके ऑन मोड को एक्टिवेट कर देगी, और बस आपका रिलेशन स्टेबल। फाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग यहीं कंप्लीट हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने आइसिस को चूज़ किया था, प्रेम की देवी आइसिस। मेरे बगल में उनको लगा दिया गया है। ये भी मिस्र की देवी हैं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में इनको प्रेम की देवी के रूप में माना जाता है, लेकिन इनको एक मदर का दर्जा भी दिया है। ये प्रेम की देवी हैं, माता हैं। लॉयल्टी इनका सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है। ये बड़ी लॉयल होती हैं, और चूँकि प्रेम की देवी हैं तो फर्टिलिटी की भी देवी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज आपके लिए क्या आता है कि ऑन ऑफ सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए किंग ऑफ फायर, सेकंड पोजीशन पर 9 ऑफ अर्थ। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है हाई प्रीस्टेस। फोर्थ पोजीशन पर 6 ऑफ फायर, और आपके लिए लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है वर्ल्ड। वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि आपके रिलेशन में एक परिवर्तन होगा, लेकिन अभी ये नहीं बता रहा कि वो परिवर्तन पॉजिटिव है या निगेटिव है। आपके रिलेशन में ऑन ऑफ सिचुएशन सिर्फ इस वजह से सबसे ज़्यादा बनी है कि आप कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहती है, या वो कुछ चाहता है। आप रिलेशन को अपनी डोर की तरह अपनी डोर से अपनी तरफ खींच रहे हैं, और आपके पार्टनर के द्वारा ये अपनी तरफ खींचा जा रहा है। इस खींचतान की वजह से आपके रिलेशन में चीज़ें अच्छी नहीं हैं। हालांकि सेपरेट अगर आप दोनों का इंटरव्यू किया जाए और आपसे पूछा जाए आपको उससे प्यार है, आप कहेंगे हाँ। उसको पूछा जाए उसको आपसे प्यार है, उसका जवाब होगा हाँ। और आपको ये पता है, उसको ये पता है, और उसके बावजूद चीज़ें खराब हो रही हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का ईगो एक दूसरे से बुरी तरह क्लैश करा हुआ है, और दोनों ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते, उस सेंस की रिस्पेक्ट तो नहीं देना चाहते। तो तू मैं बनी हुई है। तोता मैना का रिलेशन मतलब आपस में भिड़े रहते हैं। तोता मैना का रिलेशनशिप बना हुआ है, और इस रिलेशन में दोनों के दोनों ही उम्मीद कर रहे हैं कि हे भगवान कुछ चमत्कार हो जाए, कोई इसको समझा दे, कोई इसको सुधार दे, कोई इसको राह लगा दे। ऑन ऑफ सिचुएशन, जब रिलेशन ऑफ होता है, आप दोनों इस रिलेशन को ऑन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो ऑफ सिचुएशन है उसमें मनमुटाव, गुस्सा, कई दिनों तक बात ना करना, एक दूसरे को लगातार इग्नोर करना, एक छत के नीचे अलग अलग इंसानों की तरह, शायद एक कमरे एक बेड पर भी रहना, लेकिन अलग अलग इंसानों की तरह, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। और आने वाले समय में आपके रिलेशन में एक परिवर्तन आना है। ये परिवर्तन देखो, 2 चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। पहला, कुछ आपको ठीक करना है, कुछ स्वतः होगा। पहला तो स्वतः वाला समझ लें, जो ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड जो चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं, ये चेंजेस अगले 6 महीने में आ सकते हैं। 2 पाइल्स पहले की थी, उसमें कोई टाइमलाइन नहीं थी। तीसरी पाइल में टाइमलाइन आई है। जहाँ टाइमलाइन आएगी वहीं बता पाऊंगा। अगले 6 महीने में आपके रिलेशन में ऑटो इम्प्रूवमेंट आने वाली है। आप दोनों की मैच्योरिटी लेवल में इन्हेंसमेंट होगा,
और आप दोनों इस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ आपको मैनेज करनी है वो ये, सबसे पहला कि आप दोनों आपस में ईगो क्लैश को बंद करिए। ये नहीं बंद होगा तो आपके रिलेशन में अगले 6 महीने में जो परिवर्तन आएगा भी वो लंबे समय तक टिकेगा नहीं। स्टेबिलिटी इशू हो जाएगी उस चेंजेस के बावजूद। वो पॉजिटिव चेंज है, पैटर्न को समझे तो ईश्वर रीसेट करके चेंज कर देंगे, लेकिन वो चेंजेस नहीं टिकेंगे क्योंकि ईगो क्लैश चल रहे हैं। और ईगो क्लैश क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आप और वो दोनों एक दूसरे के दिमाग को रीड करते हैं। आप दोनों टेलीपैथी के एक्सपर्ट बने पड़े हैं। उसके दिमाग में क्या है मुझे पहले से पता, आपके दिमाग में क्या उसको पहले से पता, और दोनों को एक्चुअली कुछ भी नहीं पता। दोनों ठीक है हाई प्रीस्टेस कह रही नहीं, वो मत बोलना। तो दोनों को अब समझ ही गए होंगे कहाँ पर रुका था और क्या बोलने जा रहा था। आई लव टैरो रीडिंग। तो हाई प्रीस्टेस कहती हैं कि दो के दोनों इस सिचुएशन को अगर मैनेज कर लें तो इनके बीच में जो प्यार वाली स्थिति है, जो आपके बीच में प्यार वाली स्थिति है, वो एक फायर का काम करेगी। पीछे की सिचुएशन को देखें, अपने रिलेशन के पास्ट कमिटमेंट या पास्ट मोमेंटम्स को देखें तो एक फायर तो दिखती है आपके रिलेशन में, एक तेजी, एक पैशन तो दिखता है, लेकिन वो पैशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं हुआ क्योंकि आपकी गलती बहुत है। आप दोनों इस चीज़ को अगर ठीक नहीं करेंगे तो इस रिलेशन में प्रॉब्लम लगातार बनी रहेंगी, क्योंकि 6 ऑफ फायर कहता है कि सिचुएशन को कितना भी इम्प्रूव करें वो एक सर्टेन लेवल से गिर ही जा रही है और बार बार गिर रही है। आप इसको इम्प्रूव करते हैं, गिर पड़ती है, उधर से वो इम्प्रूव करती है या करता है तो गिर पड़ती है, और ये दोनों चीज़ें बार बार गिर रही हैं और इसका नुकसान आप दोनों उठा रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ ईगो क्लैशिंग बंद करनी है। दूसरा, सामने वाले के दिमाग में क्या है ये अपने आप में सोचना बंद कर दीजिए। समझिए इस चीज़ को। अभी इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटोग्राफ मैंने देखा रिसेंटली, कुछ दिन पहले, कभी कभी देखता हूँ सोशल मीडिया भी, तो उसमें था कि एक पार्टनर बेड पर एक साइड में, दूसरा पार्टनर दूसरी साइड में। अब कौन स्त्री कौन पुरुष भूल जाइए। एक पार्टनर के दिमाग में था कि ज़रूर ये किसी और के बारे में इसकी थिंकिंग चल रही होगी, और दूसरे पार्टनर के दिमाग में क्या थिंकिंग चल रही थी वो बबल बनाकर लिखा हुआ था। उसके दिमाग में चल रहा था कि डॉगीज़ तो भौंकते हैं, तो क्या चाइना का भौंकने वाला डॉगी अमेरिका के भौंकने वाले डॉगी की भाषा को समझ सकता है? मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर के दिमाग में वही चल रहा हो जो आप सोच रहे हैं कि ये क्या सोच रही होगी, ये क्या सोच रहा होगा। हो सकता है वो सोच रही हो या वो सोच रहा हो कि अच्छा 2 एलिफेंट आपस में कैसे बात करके समझ लेते हैं, या ये एलन मस्क जो मार्स मिशन लेके चल रहा है ये मेरी ज़िंदगी में पूरा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। हो सकता है उसके दिमाग में ये चल रहा, अरे स्पेस एक्स का रॉकेट बीच में फुस हो गया था फिर निकल गया, कुछ भी हो सकता है। और आप सोच रहे हैं ये मेरे रिलेशन के बारे में सोच रहा है, ये किसी और के बारे में सोच रही है। गलत, आपकी सारी परसेप्शंस रॉन्ग हैं। 9 ऑफ अर्थ, सारी परसेप्शंस आपकी रॉन्ग हैं, और उन परसेप्शंस के साथ आपको सिंक नहीं होना है, वरना आपके रिलेशन को इम्प्रूव करने से पहले आप इसे खुद डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसको ठीक से समझ लीजिए। आज की हमारी ओरेकल डेक है ओरेकल ऑफ द फेरीज। चूँकि प्यार का मामला है तो प्यार वाले कार्ड लिए हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपेयर हुआ है, फाइंड बैलेंस। मुझे ये ओरेकल ऑफ द फेरीज की सिंप्लिसिटी बड़ी पसंद है। बताइए, कार्ड का नाम है फाइंड बैलेंस। एक संतुलन खोजिए अपने रिलेशन में, पहली चीज़ संतुलन खोजिए, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है मैनिफेस्टेशन, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को देता है, जो कहता है कि ये बंद करनी है, करनी नहीं है। मून एनर्जी, इस कार्ड का भी जो इम्पैक्ट आ रहा है ये स्लाइटली नेगेटिव आ रहा है। कार्ड नंबर 4 है लुक इनटू अ बुक, और कार्ड नंबर 5 आपके लिए है इंस्पिरेशन। लुक इनटू अ बुक चौथे नंबर पर प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता हुआ, जो कहता है कि आपको एक सही और सच्ची सलाह की ज़रूरत है, जो कहीं से भी मिले उठाइए और उसका अनुपालन करिए अक्षरशः। अगर आज की रीडिंग आप सचमुच इसलिए देख रहे हैं कि आप अपने ऑन ऑफ सिचुएशन वाले रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, तो मानिए बात को और पालन करिए, ट्रायल लीजिए, 3 महीने 6 महीने करिए, जैसा कहा जा रहा है वो करिए, परिवर्तन दिखेगा। सबसे पहले मैनिफेस्टेशन का कार्ड अप डाउन राइट इन्फॉर्मेशन देता है, यानी उल्टी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो कह रहा है मैनिफेस्टेशन आपके रिलेशन को बर्बाद करता है। आप कई बार इमेजिन करते हैं कि मेरे रिलेशन में सब ठीक हो जाएगा, आने वाले समय में भगवान सब अच्छा कर देंगे,
क्रोनोलॉजिकली चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कई बार आपने मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश करी है लेकिन सब फेल हुआ है। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा जो ब्रेन है ये हमारा दुश्मन है। जब हम एक मैनिफेस्टेशन करते हैं तो ब्रेन हमारा बैकग्राउंड में निगेटिवली मैनिफेस्ट कर रहा होता है। कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि यार एस्ट्रोलॉजर ने जो बुरा बुरा बताया सब हो गया, अच्छा अच्छा बताया नहीं हुआ। उसका रीज़न हमारा मैनिफेस्टेशन होता है। अगर एक एस्ट्रोलॉजर आपको बता दे कि भाई अगले 15 दिन के अंदर आपका पैर फिसलेगा, गिर पड़ोगे, हल्की सी चोट लगेगी, बच जाओगे, ज़्यादा फूटे फाटेगा नहीं, ब्लीडिंग शीडिंग नहीं होगी, लेकिन हाँ चोट लगेगी 15 दिन में, यकीन मानिए 15 दिन में आप गिरेंगे। चाहे एस्ट्रोलॉजर ने मजाक किया हो, झूठ बोला हो। हाँ लिटरली मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन मैं ठीक है, ये बोलने में कोई परहेज नहीं। चाहे उसने मजाक कर दिया हो, क्यों गिरेंगे? क्योंकि डेली आपके दिमाग में, पहले तो आपका दिमाग ये कहेगा कि यार इसने 15 दिन में गिरने की बात कही है, यार अब पता नहीं मैं किस दिन गिर जाऊँ। लेकिन खैर अच्छी बात है कि बच जाएंगे। डेली आपके दिमाग में ये घुसेगा कि आज तो नहीं गिरेंगे, आज तो नहीं गिरेंगे, आज तो नहीं गिरेंगे, अभी तो नहीं गिरेंगे, और पक्का 15 दिन में आप गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब अगली पॉजिटिव, एस्ट्रोलॉजर की पॉजिटिव वाली भविष्यवाणी भी नेगेटिव कैसे होती है। उसने कहा कि सडनली आपको धन का लाभ होगा, कहीं पड़े हुए पैसे मिल जाएंगे, 1 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है, 500 रुपए की 2 गड्डियाँ आपको मिल जाएंगी। अब उसने तो बता दिया कि हाँ जी ये मैंने देख लिया, टैरो से देख लिया या ग्रह नक्षत्र देख लिया, आपको मिल जाएगा। आपने कहा चलो ठीक, नमस्ते जी। आपके दिमाग में पहली लाइन क्या आएगी कि अरे भाई ऐसे मिल जाते तो फिर इनको भी मिल जाते, एस्ट्रोलॉजर को भी मिल जाता, ऐसे ही मिलते तो सबको मिल जाता। आपके माइंड ने नेगेटिव चार्ज मैनिफेस्टेशन शुरू कर दिया। अगर वो सचमुच आपके ग्रह नक्षत्रों के द्वारा डिफाइन हो रहा था कि आपको वो मिलेगा, तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप नेगेटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो कहानी याद करिए जिसमें उस गरीब व्यक्ति के रास्ते में देवी पार्वती हीरे मोतियों से भरा एक कटोरा रख देती हैं कि ये आएगा, इसे उठाएगा, इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। और वो इंसान चलता हुआ एक अंधे को देखता है जो आंखें बंद किए ऐसे ऐसे करके चला जा रहा था। तो उसने कहा अच्छा आंखें बंद करके भी चल सकते हैं, गिरेंगे नहीं, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। उसने आंखें बंद की और अंधे की तरह पार करता गया, कटोरा पीछे छूट गया और वो आगे निकल गया। क्योंकि कई बार जो चीज़ हम अलग ढंग से चाहते हैं वो हमारे जीवन को अलग ढंग से रूपांतरित कर देती है। तो आपको नेगेटिव मैनिफेस्टेशन बंद करना होगा, क्योंकि आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो नेगेटिव जा रहा है, उसे बंद करिए। और जो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है वो मून एनर्जी को एक्टिवेट भी कर रहा है। मून एनर्जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मून एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। ये टैरो डेक है, मूनोलॉजी, ये पूरी मून एनर्जी से रूल होती है। किसी दिन इससे भी रीड करूँगा। ओरेकल डेक है। मून एनर्जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत हाई पे है। चंद्रमा हमारे सबसे पास का ग्रह है और इतना उसकी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो समुंदर में हाई टाइड्स लाती है, उछाल लाती है, समुंदर की लहरें ऊंची उठ जाती हैं, बहुत ऊंची उठ जाती हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारा शरीर 70% पानी से बना है। गूगल कर लीजिएगा, हमारी बॉडी 70% पानी से बना हुआ है। हमारा ब्रेन भी पानी का है, वाटरी है पूरा, ठीक है, ब्रेन में बहुत पानी होता है। अब अगर समुद्र के पानी में हाई टाइड्स आते हैं, ज्वार आ जाता है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से, तो हमारी बॉडी के पानी में भी तो आता होगा और हम इमोशनली इम्पैक्ट हो जाते हैं, इमोशनली इम्पैक्टेड हो जाते हैं चंद्रमा से। और ये जो मून एनर्जी है ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीकों से रूल करा देती है। चंद्रमा अमावस्या भी लाता है और पूर्णिमा भी। अमावस्या अंधेरे को कहते हैं, पूर्णिमा उजाले को कहते हैं। अंधेरा मतलब डाउनफॉल, पूर्णिमा मतलब अपराइटनेस। तो जो निगेटिव मैनिफेस्टेशन है ये मून एनर्जी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है और हमारे आपके दिमाग में एक वोलाटाइल सिचुएशन को ले आता है। तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन बंद करें तो दिमाग की वो वोलाटाइलनेस, वो हलचल खत्म होगी, बंद होगी और स्थिरता आएगी। जब स्थिरता आए तो आप किसी की बात मानो,
किसी की बात मानो, कोई भी बात मानो, कहीं पर पढ़ी है, किसी ने सजेस्ट करी है, आपको ठीक लगी, मेरी बात आज की रीडिंग ठीक लगी तो ये मानो। एक बात को मानो और उसे पकड़ कर चलो और अपने आप को इंटरनली उस एडवाइस के साथ में सिंक करो, तो आपको अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस होगा। ये परिवर्तन स्थिरता लाएगा आपके रिलेशन में और आपके रिलेशन में चीज़ें बेहतर होंगी। आपका जो रिलेशन है, इस रिलेशन में चीज़ों को इम्प्रूव भी किया जा सकता है और डिक्रीज़ भी किया जा सकता है, ख़राब भी किया जा सकता है और इस रिलेशन को सेपरेट भी किया जा सकता है। आपका रिलेशन ना तो ऑटो क्लोज़र पर है, ना तो क्लोज़र पर है, ना ये टूटने जा रहा है, ना ये बचने ही जा रहा है, ये बीच में चल रहा है। और जब ये बीच में चल रहा है तो टूटने वाली कंडीशन पर उठ भी सकता है और बचने वाली कंडीशन पर गिर भी सकता है। मालूम है, मुझे उल्टा बोलना चाहिए था कि टूटने वाली कंडीशन पे गिर सकता है और बचने वाली कंडीशन पे उठ सकता है, लेकिन मैंने सीधा बोला जैसा मुझे आ रहा है रीडिंग में। आप इस रिलेशन को बचने वाली कंडीशन पर गिरे इससे डरते हैं, टूटने वाली कंडीशन पर आपने उठा रखा है, दोनों ने मिल करके इसीलिए ये कह रहा है टूटने वाली कंडीशन पर उठना, ठीक, और बचने वाली कंडीशन पर गिरना। तो इसे गिरने दीजिए, क्योंकि गिरने में ही पूर्णता आएगी। नदी का पानी जब पहाड़ों से निकलता है, वो उठने की कोशिश करे तो नदी नहीं बन पाएगा, वो गिर जाता है और उस गिरने में ही उसका प्रवाह बनता है, गिरने में ही संपूर्णता आती है। कभी गूगल करके देखिए या आपके घर पे जीसस क्राइस्ट की फोटोग्राफ हो तो देखिए, उनकी मूर्ति को देखिए। कभी जीसस का चेहरा झुका हुआ है, क्योंकि कहानियाँ कहती हैं कि जीसस को भी अहंकार था कि मैं तो ईश्वर का पुत्र हूँ, मेरा क्या बिगड़ेगा। और उन्होंने कहा भी सूली पर चढ़ने के बाद, जब उनके हाथ में कीलें ठोकी गईं तो जीसस ने कहा कि हे ईश्वर, क्या दिखा रहे हो। यही वो क्षण था जब उनका अहंकार उनके सामने आ गया कि ये क्या बोल गया मैं, वो मुझे क्या दिखा रहा है। और उसके आगे की लाइन नहीं है, किसी गॉस्पेल में नहीं है कि इसके बाद जीसस ने क्या कहा। इसके बाद उनका सिर झुक गया, उसी झुकने में वो जीसस क्राइस्ट हो गए। और इसीलिए क्राइस्ट के सिर झुकी हुई फोटो या मूर्ति को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब तक सिर झुका नहीं था वो क्राइस्ट नहीं हुए थे, तब तक वे इंटरकनेक्ट नहीं हुए थे, तब तक वे रुके हुए थे। वो कनेक्शन एक रुका हुआ कनेक्शन था, कहीं पर ब्रिज टूटा हुआ था, उस झुकने में ही ब्रिज जुड़ गया। तो आपको भी गिरना होगा और गिरेंगे तभी इस रिलेशन में जुड़ेंगे। तो पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।